परतें निकालते हैं लाल किताब की, लाल किताब में क्या क्या लोगों को कंफ्यूजन है और क्या चीज है। फिर आप जो भी पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं कि लाल किताब में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, जो भी आपके मन में डाउट आएगा वो आप पूछ सकते हो। देखो, लाल किताब एक ट्रीटमेंट का जरिया है, और बिना लाल किताब के एक एस्ट्रोलॉजर अपनी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हमारे पास कोई भी डायग्नोज के लिए आता है, मेरी प्रिडिक्शन कर दो, या मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या अच्छा होगा नहीं होगा, आपने उसको प्रिडिक्ट कर दिया। प्रिडिक्ट करने के बाद अगर उसको कुछ आंसर आपने गलत दिए, गलत इन द सेंस कि उसका डीवी अगर गलत बोल रहा है, तो वो इमीडिएटली उसके पास एक क्वेश्चन होगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो ट्रीटमेंट जैसी वर्ड हमारे पास आता है, तो हमारे पास वैदिक में बहुत कम उपाय हैं। वैदिक में आप देखोगे मंत्र जाप के उपाय हैं, वो भी बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हमारे पास यंत्र हैं, हमारे पास जेम स्टोन्स हम यूज करते हैं, लेकिन बड़ी सारी लिमिटेशंस हैं। और फिर होता है क्या, जब एक ही चीज को बार बार चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोफेशनलिज्म भी नहीं आता। और अगर हम बोलें कि एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनलिज्म है, तो आज की डेट में बिल्कुल है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आज की डेट में। क्योंकि आज हर आदमी जो भी प्रॉब्लम में होता है एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उनसे सारी चीजों को पूछने की भी कोशिश करता है। तो हम ये बोले कि नहीं, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी मतलब कमर्शियल नहीं है या फिर बिल्कुल उस तरीके से चल रहा है, तो ये बेकार बात होगी। क्योंकि आज सब लोग बढ़िया तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटीज के उसमें भी आ गया, टॉपिक्स में आ गया, अब कराने लगे हैं। हमने भी एक यूनिवर्सिटी को बनाया कि एक प्रपोजल डाला, तो हमें भी अप्रूवल मिल गया। तो अगर ये गलत होता या इसके ऊपर पीएचडी या ग्रेजुएशन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उसको नहीं लेते। तो अब एस्ट्रोलॉजी को जब हम एक एस्ट्रोलॉजर काम करता है तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ट्रीटमेंट मतलब उसको उपाय देना है। तो ये बेसिकली पूरा उपाय का ग्रंथ है। अब इतने उपाय इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन उन उपायों को देने के लिए हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमें किस तरीके से उपायों को यूज करना है, क्या वो उपाय उसके लिए गलत तो नहीं हो जाएगा, या उस उपाय से उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, वो समझने के लिए लाल किताब के पूरे ग्रंथ को समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लाल किताब आया कहां से। लाल किताब कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरब से आया। अब देखो, हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे ना, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करके भी करेंगे। हमारी एज उतनी बड़ी नहीं है कि उस जमाने में क्या हुआ था हमें पता होगा। तो बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, जो लोग उस जमाने के थे उन लोगों ने कुछ, किसी ने बुक्स लिखी है, किसी ने इंटरव्यूज लिए। तो उनके लिटरेचर के अकॉर्डिंगली जो डेटा मिला, वो डेटा ये मिला कि अगर ये किताब वाकई में अरब की होती या ये मुस्लिम कंट्रीज की होती, तो इसका इसका जो नाम है वो लाल क्यों पड़ता। भाई लाल, हमारा कलर लाल है। हमारी आप कोई भी चीज देखो, हम शादी होती है तो मंगलाचारे करते हैं, हमारा दुल्हन का जो जोड़ा होता है लाल होता है, लाल चूड़ियां होती हैं, लाल रंग की मोली होती है, लाल रंग का मंगल को रिप्रेजेंट करता है, खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, मीठे को रिप्रेजेंट करता है। बट वहां तो ऐसा नहीं है। और अगर अरब होता तो वहां तो ग्रीन कलर होता, तो इसका नाम हरा किताब होना चाहिए था। और फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि पहले के जमाने में अरब नहीं जाया जा सकता था, बट आज बहुत सालों से तो कनेक्टेड है। तो वहां जाके पता किया कि भाई ऐसे ऐसी विद्या कहीं जब अरब से आई है तो आपके पास भी तो मौजूद होगी। तो कोई भी उसका रेलेवेंस नहीं मिला कि ये वाली विद्या कोई अरब से रिलेटेड है या नहीं। फिर क्वेश्चन ये उठा कि फारसी में और उर्दू में क्यों लिखी गई। तो उर्दू फारसी का उस समय प्रचलन था, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को बहुत कम कम कर दिया गया था, मुगलों का राज था। फारसी भी थे जो अपना लैंग्वेज यूज करते थे और उर्दू भी यूज करते थे। तो ऑब्वियसली सारी बुक्स उस समय उर्दू में आया करती थी। तो एक प्रावधान ही मिला कि हाँ, ये बुक उर्दू में रिटर्न है। क्योंकि उस समय हमारे फादर ग्रैंडफादर कईयों की, जो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया बेल्ट से रिलेटेड है, उनको तो पता होगा कि वो लोग उर्दू प्रचलन में यूज करते थे, न्यूज़पेपर भी उर्दू का आया करता था। तो ये कहना कि उर्दू में लिखी हुई है तो वहां की आई है, ये बात भी प्रमाणिक होगी। फिर ये आया कहां से। कुछ लोगों ने स्टोरी ने इसके ऊपर स्टोरी बनाई कि अरुण संहिता को लाल किताब कहते हैं। अरुण जी जो थे वो सूर्य भगवान के, सूर्य देव के सारथी थे। तो सूर्य देव जी जो हीलर हैं बहुत बड़े, जिनके पास बहुत विद्याएं हैं, तो उनसे उन्होंने डिक्टेट करके लिखा और अरुण संहिता का नाम दे दिया। अभी कहानी का क्या रेलेवेंस है, क्या फैक्ट है, वो गॉड नोस। तो ये हम और आप बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ अरुण संहिता आई थी या नहीं आई थी। तो कुछ लोगों ने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर प्रमाण ढूंढने की कोशिश करी कि भाई लाल किताब आया कहां से। और लाल किताब अगर वहां का है तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल होना चाहिए। तो पाकिस्तान में कुछ लोग लाल किताब का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट ये वहां का ग्रंथ नहीं। क्योंकि जो चीजें इसमें दे रखी है ना, वो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग दे रखी है।
अब ये ग्रंथ आया कैसे, ये भी एक स्टोरी है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी पंजाब के फरवाला गांव के, फरवाला एक गांव है पंजाब के अंदर, तो पंडित रूपचंद जोशी जी है वहां के, उनके नाम पे एक तरीके से इस बुक का समझ लो कॉपीराइट हो गया, वो पंडित जी का किताब है। तो अब लोगों ने क्या किया, मैंने नहीं, लोगों ने क्या किया, उस चीज को और निकालने की कोशिश करी कि भाई पंडित जी से मिल के आते हैं, जो पुराने लोग एस्ट्रोलॉजर थे वो वहां गए, उनके गांव में गए, बातचीत करने के लिए गए। फिर कुछ लोगों ने बाल की खाल निकाली। बाल की खाल कैसे निकाली कि भाई अगर ये वाली विद्या पंडित जी ने लिखी है, तो लेखक का नाम क्यों नहीं है किताब पे? भाई अगर मैं भी अगर एक किताब लिखूंगा, आप भी किताब लिखोगे, तो राइटर का नाम तो आना चाहिए, तो राइटर का नाम क्यों नहीं है? तो और कुरेदा गया, देखा गया, तो पता लगा उस समय ब्रिटिश का राज था, अंग्रेज लोग थे, और हमारे जो पंडित जी हैं ये वहां पर अकाउंटेंट की जॉब करते थे। तो वहां हिमाचल में एक पोस्टिंग हुई किसी जवान की, आर्मी के सेना की, एक बंदे की, उसके पास कुछ ज्ञान था, और उसके फादर और फोर फादर्स एस्ट्रोलॉजर थे, वो एस्ट्रोलॉजी की ट्रिक्स को यूज किया करते थे। तो ये नॉर्थ बेल्ट में हिमाचल, कश्मीर और पंजाब वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर लाल किताब का ज्यादा प्रचलन था। तो वहीं से निकली, वहां से हमें ये पता भी लगा। तो वो जो जो सैनिक था, वो अंग्रेज को, एक अंग्रेज जो उसका बॉस होता है, उसको कुछ बताने की कोशिश करता है। कहता है कि बिना कुंडली के भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, पिन पॉइंट करने वाली बात है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं, और हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है, तो कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है। यानी कि अगर कुंडली नहीं है हमारे पास, तो भी हम किसी बंदे के ग्रहों को जज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसने बोला भाई कैसे कर सकते हो आप बताओ। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई, जो अभी आने वाले सेशन में मैं आपके सामने रखूंगा, कि आप बिना कुंडली के भी बहुत सारी चीजें बता सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद जब आप इसको न्यूमरो से कनेक्ट करोगे यार, तो आपको लगेगा यार ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। तो जब इतना वोकैबुलरी आ जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्यों खुल जाता है, क्योंकि चीजें आने लग जाती हैं हमारे को, हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस जवान ने, सैनिक ने क्या किया, सारी चीजें बतानी शुरू कर दी। आपके साथ ये हुआ होगा, 34 ईयर्स के अंदर ना बुध का पीरियड होता है, तो आपकी बहन, बेटी, बुआ के साथ ये हुआ होगा। तो वो बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी चीज कह रहे हो। तो वो बड़ा इंप्रेस्ड हो गया, जो उनका उसका बॉस था, जो जो अंग्रेज था। उसने उसको बोला कि एक काम करो, ये सारी चीजों को ना अच्छी तरीके से इसको लिखो, ये ज्ञान लुप्त नहीं होना चाहिए। और इधर दूसरे साइड में अगर देखते हैं, तो पंडित रूपचंद जोशी जो थे, जिनके नाम पे एक तरीके से कॉपीराइट है लाल किताब का, कॉपीराइट नहीं कहूंगा, मतलब जिनको हम रचयिता मानते हैं, वो ना तो ज्योतिषी थे, ना उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड ज्योतिषी वाला था। तो हुआ क्या, जो उस बंदे ने जब वो पूरी किताब लिखी, किताब इन द सेंस वो नोट्स बनाए, तो नोट्स कैसे बनाए, जो जो उसको दिमाग में आता गया वो बनाता गया, मतलब सिस्टमैटिकल तरीके से नहीं बनाए, आज कुछ दिमाग में आया, आज कुछ दिमाग में लिख दिया। तो उस अंग्रेज जो अफसर था, उसने क्या किया, क्योंकि ये अकाउंटेंट थे, इन्होंने क्या किया, पंडित जी को वो सारी की सारी नोट्स दे दिए कि पंडित जी अब आप इसको देखो, और इसको अच्छी तरीके से ज्ञान लुप्त ना हो, क्योंकि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और आप इसको देखो। तो पंडित जी अभी अपने गांव वापिस आए, जब फरवाला में, पंजाब में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 उनका इंटरेस्ट जागा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो अल्टीमेट थी, जो अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि लोगों के बारे में पूरी जानकारी देती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिर सोचा कि अब मैं इसको छपवा देता हूँ। अब जब उन्होंने छपवाया, तो एक एक इमेजिनेशन है, जब उन्होंने छपवाया, तो गिरधारी लाल शर्मा जी थे, गिरधारी लाल शर्मा जी उन्हीं की फैमिली में कोई, जैसे चचेरे भाई टाइप होते हैं, वो थे। उनको गिरधारी लाल शर्मा जी को बुलाया, और ये नोट्स दिए, उनका थोड़ा अनुवाद किया अच्छी तरीके से, और उनको दे दिया कि इसको छापो। तो अब जब उन्होंने दिया और गिरधारी लाल जी ने छापा, तो किताब में अपना नाम क्यों नहीं दिया? तो मे भी एक डाउट आता है, शायद उनको लगा हो कि भाई मेरे को तो ये अंग्रेज ने दिया है, तो कल को अगर मैं अपना नाम छाप दूं, तो कल को कोई मेरे खिलाफ लिटिगेशन ना हो जाए, कोई तूने ऐसे किसी का नाम क्यों छाप दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो जिसने इस बुक को छापा था, गिरधारी लाल जी ने, उसी उन्हीं का फोटो लगा दिया, और वहां पर जो संज्ञा दी गई, वो गिरधारी लाल शर्मा पब्लिकेशन डाल दिया गया, और ये किताब छप गई। जब ये किताब छपी, तो पहला जो इसका वॉल्यूम था, वो 1939 में आया, 1939 में। तो अगर आप 1939 में देखो, तो उस समय का जो एरिया था, उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, और आज का जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत चेंजेस है। तो उस किताब के अंदर कुछ चीजें इस तरीके की लिखी हुई थी, जो 1939 के 40 के एरिया को रिप्रेजेंट करती थी। क्योंकि जो देशकाल पात्र है, वो आज चेंज हो गया, आज देशकाल पात्र में आज समस्याएं चेंज हो गई हैं, उस समय की समस्याएं डिफरेंट थी। तो वो किताब जो बनी हुई थी, वो उस समय के, मतलब उस समय, उस दशक के हिसाब से बनी हुई थी, कि वहां पर क्या है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पंडित जी को आकाशवाणी होती थी, एक
दिव्य कुछ रूप होता था और वो किताब लिखना शुरू कर देते। अब हम भी मानते हैं स्टोरी होगी, ये भी हो सकता है। फिर अगर दिव्य आत्मा कोई आती थी, आकाशवाणी होती थी, तो रुक रुक के क्यों आती थी? पहले 1939 में आई, फिर 40 में आई, फिर 41 में आई, फिर 42 में आई और फिर सो गई, फिर 1952 में आई। यानी कि जो लास्ट एडिशन आया पंडित जी का, वो 1952 में आया। तो ये स्टोरी समझ में नहीं आती कि भाई अगर आकाशवाणी हुई थी तो एक ही बारी में सारी हो जाती और बड़े अच्छे तरीके से हो जाती। तो आकाशवाणी वाली चीज समझ में नहीं है। हाँ, ये कोरिलेट हो रही है कि भाई किसी अंग्रेज ने उनको किताब दे दिया और उन्होंने उसको लिखा, लिखने के बाद फिर वो मार्केट में आई और बड़ी सारी चीजें हुई। तो ये समझ में आता है कि कहाँ से निकला। तो 5 संस्करण यानी कि 5 वॉल्यूम उनके 39 में, 40 में, 41 में, 42 में और 52 में मार्केट के अंदर आए। प्रॉब्लम ये था कि हर एडिशन के अंदर ना बड़ा क्लटर्ड मैटर था, लेकिन बहुत रहस्यमय मैटर था। क्लटर्ड मतलब कुछ चीज यहाँ लिखी हुई है, कुछ चीज यहाँ लिखी हुई है, उसको कंबाइन करना बहुत मुश्किल था। अगर हम आज लाल किताब पढ़ाना शुरू करें और मैं पहले दिन ही मान लो मशनूई ग्रह का टॉपिक ले लूं, तो सारा बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशनूई तक आने के लिए हमारे को लाल किताब की वो उतनी ग्रामर एटलीस्ट आनी चाहिए, तभी मशनूई समझ में आएगा। तो वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ कि पहला चैप्टर अलग है, फिर पहले का छठा चैप्टर आ गया, फिर उसके बाद आ गया। तो जोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो लाल किताब निकली कैसे, ये हमें पता लग गया। कौन से गांव से आई, बड़ी सारी स्टोरीज भी मैंने आपको बता दी। अब लाल किताब क्या वाकई में जो काम करती है वो बाकी ज्योतिष विद्याओं से अलग है? तो अगर आप देखो तो नहीं है अलग। देखो, लाल किताब पेड़ों पे काम करती है, लाल किताब जीवों पे काम करती है, वो पक्षियों पे काम करती है, जानवरों पे काम करती है कि उनको उनको हमें हेल्प करना चाहिए। लाल किताब का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, वो हमारे रिश्तेदारों पे काम करती है। कि सूर्य को ठीक करना है तो फादर को आप ठीक रखो, माँ को ठीक रखोगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या गलत ऐसा बताया गया? कुछ भी गलत नहीं बताया। और मेरे ख्याल से जो लाल किताब को सीख जाता है वो अपना जीवन तो 50% ऑटोमेटिकली बढ़िया कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लगता है कि यार मेरा बुध खराब है तो मैं बहन से रिलेशन अच्छे बना लेता हूँ ना। अगर मेरा मंगल खराब है तो भाइयों से रिलेशन अच्छे बना देता हूँ। तो कोई गलत उपाय नहीं है। फिर अब उपायों की बात करते हैं तो महंगे उपाय नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं। अब उपाय कौन से हैं? ज्यादातर उपाय माना जल प्रवाह वाले, कि जल प्रवाह करना है। तो अगर आप देखो हिमाचल में, पंजाब में, उस साइड की बेल्ट में तो पानी पानी है, हमारे पास पानी बहुत है। तो इसका मतलब ये उस तरीके से बनाया गया कि वहां का जो एनवायरमेंट था वो उन उपायों को सपोर्ट करता था। तो ये भी आइडिया लग गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू में जब उन्होंने 1939 में वॉल्यूम निकाला तो लोगों ने लाइक नहीं किया। कुछ वैदिक लोग उसके कट्टर भी थे कि भाई ये क्या नई चीज आ गई है। तो अब उसकी ब्यूटी देखो, वैदिक ज्योतिष में हमें गणना करनी है, मैथमेटिकल करना है। तो लाल किताब में मैथमेटिक्स ही खत्म कर दिए, राशियां जाननी नहीं है, नक्षत्रांश जानना ही नहीं है। सिर्फ क्या बोला, एक ही कुंडली बनेगी सबकी, यानी कि एक नंबर से कुंडली बनेगी। तो आधा मैथमेटिक्स खत्म कर दिया और भाव को बहुत प्रधानता दे दी। भाव को प्रधानता मतलब कि अगर कोई ग्रह किसी घर में आके बैठ जाता है तो ज्यादा वैल्यू देता है। अब ये बात थोड़ा सा एक मतलब क्रॉस चेक करने वाला था। तो वाकई में ट्रिमेंडस रिजल्ट आया इसके अंदर। कैसे ट्रिमेंडस रिजल्ट आया? कि भाव प्रधान कुंडली ही ज्यादा काम करती है। तो आज हम जो नाड़ी की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी भी तो भाव प्रधान ही है। नक्षत्र लॉर्ड पे और सब लॉर्ड पे टेक्नोलॉजी भी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मोर ओवर ये पार्ट भी हमारा सेम निकला। तो अब लाल किताब के जो उपाय हैं, उपायों में कुछ ऐसे रहस्य दिए गए हैं कि भाई ये वाला ग्रह अगर यहां पर अच्छा रिजल्ट अगर देता है तो आप उस ग्रह को वहां पहुंचा सकते हो। अब ये तो बड़ा एक मिरेकल वाली बात है कि हम किसी ग्रह को कैसे पहुंचाएं। पर ये वाला अगर मेथड दिया ही है तो लाल किताब ने दी है, और किसी ने दिया ही नहीं है। तो अगर किसी को भी पता लगे कि मेरा ये ग्रह खराब है और यहाँ ले जाने से ठीक हो जाता है तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी हर ज्योतिष को चाहिए, हर हर ज्योतिषाचार्य को चाहिए, हर ज्योतिषी को चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो भी पर्सन आता है उसको ठीक करने के लिए, उसके मेथड को सॉर्ट आउट करने के लिए उसको ये वाला टेक्नोलॉजी चाहिए। तो लाल किताब के उपाय बड़े अनंत हो गए, कैलकुलेशन भी उसमें डिफरेंट हो गया। तीसरा, अब वो कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भी लाल किताब से कनेक्टेड है। तो उन्होंने जो हाथ है, ये हाथ, अब हाथ वाली विद्या पामिस्ट्री बहुत मतलब कई मेरे ख्याल से 1000 सालों से चल रही है, या मुझे नहीं पता कितने टाइम चल रही है। उन्होंने क्या कर दिया है, इन हाथों पे बोला कि जो छोटे छोटे टापू बने हुए हैं ना, ये गोल गोल, ये ग्रह है हमारे। तो सामुद्रिक शास्त्र यानी कि अपने हाथ की रेखाओं को और हाथ की चीजों को पहली बार अगर कुंडली में किसी ने कन्वर्ट किया तो लाल किताब ने कन्वर्ट किया, जो अपने आप में बहुत अमेजिंग साइंस है। दूसरा, अगर किसी की कुंडली नहीं है, अगर मान लो हमारे पास कोई पर्सन आता है, भाई डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है,
तो हम कहते हैं नहीं निकाल सकते भाई, हम बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है अब एडवांसमेंट आ गया, बीटीआर करने लगे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की। तो वो कहते हैं कि हम जज कर सकते हैं बंदे को। कैसे जज कर सकते हैं? इसका माथा ऐसा है तो ये वाला ग्रह होगा, इसकी आंखें ऐसी हैं तो ये वाला ग्रह हो गया। अमेजिंग। यानी कि वो कुछ चीजों के बेस के ऊपर एक कुंडली बना रहे हैं। अब इसी मेथड को उन्होंने वास्तव में यूज कर लिया कि इस ये वाला बंदे का जो मकान है ऐसा होना चाहिए, इस बंदे के घर के मकान में ये वाला जो पार्ट है दूषित होना चाहिए, और ये वाला पार्ट यहां नहीं पड़ा होना चाहिए। तो ये अमेजिंग रिजल्ट देने लग गया, यानी कि एक ऐसी चीज देने लग गया जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो लाल किताब के उपाय बहुत बढ़िया काम करते हैं। लाल किताब का मेथड हमारा व्यवहारिक मेथड है, हमारी पब्लिकली बहुत कनेक्ट करता है। फिर लाल किताब हर उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है जिस चीज के अंदर आदमी ट्रीटमेंट करने में फेल हो जाता है। तो हमें लाल किताब का ये मेथड पता लग गया कि इसको उपाय, हम उपायों के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। जब हमें लाल किताब की ट्रिक पता लगी, अरे ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है तो ये काम होगा, तो बंदा हिलने लग गया। अब वो हिलने लग गया, एक तो इंप्रेशन पड़ गया, दूसरा माइंड ने काम किया। माइंड ने काम क्या किया कि जो हम उससे चीज पूछ रहे हैं, और अगर वो उस चीज को नेगेटिव बोल रहा है, यानी कि नहीं हुआ मेरे साथ, इट मींस कि ये वाला प्लेनेट उसका ठीक है, हमें ये चीज पता लग गई। और अगर ये इंपैक्ट उसके साथ हो गया तो ये प्लेनेट उसका खराब है। तो इतना बड़ा जजमेंट आपको एक सिम्टम से पता लग गया। जैसे एग्जांपल, अब राहु किसी का 8वें घर में बैठा हुआ है, या राहु किसी का पहले घर में बैठा हुआ है, राहु किसी का 5वें घर में बैठा हुआ है, तो हर जगह उन्होंने सिम्टम बताए। भाई राहु 8 में होगा तो उस बंदे के घर से सीलन नहीं जाने वाली, उसके घर में हमेशा सीलन रहेगी रहेगी, सीलन की प्रॉब्लम रहेगी। राहु पहले घर में होगा तो उसके घर के सामने मकान नहीं होगा, उसके घर के सामने पार्क हो सकता है, खाली जगह हो सकती है, या वीराना कुछ भी हो सकता है, लेकिन मकान नहीं होएगा। तो सिम्टम हो गए। अब हमने किससे पूछा, राहु लगन वाला था, भाई तेरे घर के आगे है? हाँ जी मेरे घर के आगे तो मकान है। तो इट मीन राहु उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा। 90% तो मिलेगा ही नहीं। 90% कैसे मिलेगा कि राहु अगर उसका लगन कुंडली में बैठा हुआ है तो उसके आगे मकान ही नहीं होगा। मैं 10% बात कर रहा हूं। तो 10% हमारे को सिम्टम्स पता लग गए, जिससे हम लोगों को ये मालूम लग गया कि राहु उसको डिस्टर्ब कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कुंडली के कारक तत्वों पे ध्यान दो। अब कारक तत्व देखो, आज हम वही बातें दोबारा से करेंगे, लेकिन आप कहोगे वाकई में इंपॉर्टेंट है। कैसे? भाई पहला घर जो है, फर्स्ट हाउस, उस हम ये नहीं कहते सूर्य का है, हम सूर्य का कैसे है कहते हैं। पहला घर में हम बोलते हैं हमारा मान सम्मान है, हमें जो भी देखना है पहले घर से देखना है। हमारी पहले घर का मतलब हो गया हमारी हमारी गद्दी है, हमारी राजा की गद्दी है। यानी कि पहला घर हमारा इंजन है, इंजन। पहले घर से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ड्राइवर कैसा होगा। ड्राइवर का मतलब जो प्लेनेट वहां पर आके बैठ जाएगा। लेकिन ड्राइवर तो आके बैठ जाएगा, क्या राजगद्दी के ऊपर कोई बेकार आदमी आके नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। राजगद्दी के ऊपर कोई अच्छा आदमी आके नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। भाई मान लो अगर राजगद्दी में हम बोले जमादार तू आके देश को चला, तो वो भी चला सकता है। राजगद्दी में हम बोले किसी कबाड़ी को कि कबाड़ी जी तुम भी आके देश चलाओ, तुम भी देश चला सकते हो। लेकिन क्या वो गद्दी चेंज हो जाएगी उसके बैठने से? नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला हाउस जो है वो राजगद्दी है, वो सिंहासन है। तो फिर हम सोचो सिंहासन पे कौन बंदा अच्छा लगता है? सन अच्छा लगता है, सूर्य अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्य राजा है। तो पहले घर का कारक बन गया सूर्य। इसका मतलब कि पहले घर में सबका सूर्य है, मेरे आपके सबके घर में सूर्य है, क्योंकि वो उसका सिग्निफिकेटर है। बट अगर कोई एंटी प्लेनेट अगर वहां पर आके आके बैठ गया, तो अब वो अपने सिग्निफिकेटर को जीने नहीं देगा। अब वो सिग्निफिकेटर को जीने नहीं देगा तो पहले हाउस में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और पहले हाउस में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो इंजन काम नहीं करेगा, और इंजन काम नहीं करेगा तो लाइफ की गाड़ी रुक जाएगी। कितना बढ़िया लॉजिक है। तो ऐसे उन्होंने पूरे 12 सिग्निफिकेटर दे दिए कि जो 12 सिग्निफिकेटर हैं इनको पक्के घर बोलते हैं। पक्के घर का मतलब है कि हमारी कुंडली का ग्रह कहीं भी बैठा हो, वो इस एरिया का पक्का ग्रह है, यानी कि इस एरिया को वही रिप्रेजेंट करेगा, 100% वही रिप्रेजेंट करेगा। मैं सेकंड हाउस की बात करता हूं। अब सेकंड हाउस किस चीज का है? हमारा कुटुंब का भी है। सेकंड हाउस किस चीज का है? अच्छा कुटुंब बनता किससे? कुटुंब हमारे बड़े बुजुर्गों से बन रहा है ना भाई, बड़े बुजुर्गों से ही तो ब्रांचेस निकल के आ रही है। एक्यूमुलेटेड वेल्थ। एक्यूमुलेटेड वेल्थ मतलब हमारी एफडीज कितनी है, हमारे हमारे को क्या मिल सकता है, हमारे पास पैसा कितना है। अच्छा फिर और एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिली, हमें कुटुंब मिली, हमें जीने के संस्कार मिले, क्योंकि हमारा सेकंड हाउस से मिल रहा है। तो ये सारी चीजें किससे कोरिलेट होती हैं? ये तो कोरिलेट होती है बृहस्पति से। तो कह रहा है सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है ना वो बृहस्पति है।
चाहे किसी का हो या ना हो, तो वहां पर बृहस्पति, लेकिन वहां पर सिग्निफिकेटर बृहस्पति है, यानी कि सबका सेकंड हाउस में बृहस्पति है। अब बाय चांस सेकंड हाउस के अंदर राहु आ गया, भाई राहु जो है वो बृहस्पति का एंटी है, उसका दुश्मन है, तो वो क्या करेगा, वो सेकंड हाउस को इफेक्ट कर देगा। तो सेकंड हाउस को इफेक्ट कैसे कर देगा, क्यों, क्योंकि इस जन्म के अंदर राहु जो है ना अपना प्लॉट की रजिस्ट्री सेकंड हाउस में लेके आया है, वो वहीं बैठेगा। तो वहां बैठ के क्या करेगा वो, राहु का नेचर क्या है, राहु का नेचर है गैर परंपरावादी, तो बृहस्पति का नेचर क्या है, परंपरावादी। तो परंपरावादियों का मकान था, उसमें गैर परंपरावादी आके लोग रह गए, सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो गया। कितना अमेजिंग साइंस है और कितना इजी है कि दूसरा घर जिसका खराब होगा कुटुंब खराब होगा, दूसरा घर प्रॉब्लम होगा उसका पैसा नहीं जुड़ेगा। कहां गई राशि, कहां गया नक्षत्र। तो ऐसी 12 सिग्निफिकेटर, आपको मजा आएगा जब हम सिग्निफिकेटर पढ़ेंगे। तो ऐसे 12 सिग्निफिकेटर से आपकी लाइन खुल गई। अच्छा, फिर पता लग गया कैसे, आपके पास पर्सन आया, भाई मेरी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ ठीक नहीं है। अच्छा, ये कौन सा हाउस है, दूसरा, दूसरा हाउस में कौन बैठा हुआ है, राहु, इसको राहु का ट्रीटमेंट दे, तो आपको ट्रीटमेंट देना आ गया। यानी कि आपको यह पता लग गया कि अब हमारे को उपाय किस चीज का देना है। तो लाल किताब के मेथड से हमारे को ये आइडिया लग गया कि कौन कौन सा सिग्निफिकेटर उसका एक प्रॉब्लम में क्रिएट हो रहा है। अब लाल किताब का सिग्निफिकेटर भी हमारे पास आ गया। तो कुछ लोगों ने बोला इसमें ना प्रिडिक्शन नहीं है, हम लोग भी आमतौर पे कहते हैं कि डायग्नोज करने के लिए दूसरा मेथड है, ऐसा नहीं है। इसके प्रिडिक्शंस भी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बट इसके प्रिडिक्शन पावरफुल तो हैं, लेकिन वो वर्ष तक सीमित कर दिए गए हैं। इसमें मास कुंडली भी बनती है, यानी कि मंथ की कुंडली भी बनती है, सेकंड्स की कुंडली बनती है। बट एक प्लैनेट को हम जब रीड करते हैं ना, तो या तो लगन कुंडली को रीड करते हैं, या गोचर को रीड करते हैं, या वर्षफल को रीड करते हैं। वर्षफल उनका एक पैटर्न है जो ईयरली कुंडली को मूव करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक किसी किसी ये भी मैं किसी लिटरेचर का डेटा बोल रहा हूँ, भाई ऑब्वियसली बहुत डेटा होता है, वहीं से रिसर्च होती है। हम लोग कुछ अपना किताब नहीं बना सकते, लाल किताब हम लिटरेचर के बेस पे करते हैं। एक एक पंडित जी के पास, वो पंडित जी भी बड़े विद्वान है लाल किताब के, उनकी बड़ी सारी बुक्स भी आती हैं। उनके पास कोई बंदा गया, कहते हैं इस बच्चे की ना पढ़ाई के बारे में बता दो। तो उन्होंने पहला तो इवेंट क्रिएट कर दिया, पढ़ाई। हम भी अपनी डीबीए में क्या बोलते हैं कि इवेंट वाला रिप्लाई करना, यानी कि जो एजुकेशन की बात कर रहा होगा तभी 4, 5, 9, 11 देखना है। अगर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा तो 4, 5, 9, 11 नहीं देखना। यानी कि वो चीज यहाँ भी सिमिलर है। उसने कहा पढ़ाई देख लो, वो कहते हैं इस साल तो ये नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा, बोले इस साल इसका चंद्रमा 12वें घर में आ गया। 12वें घर में चंद्रमा वाला बच्चा नहीं पढ़े, क्योंकि 12वां घर में चंद्रमा तो पहुंच गया, लेकिन 12वें घर की जो रजिस्ट्री है, या रजिस्ट्री का पक्का घर किसके नाम पे बोलेंगे, तो 12वां घर जो है वो राहु के कंट्रोल में आता है। तो राहु के कंट्रोल में जब चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा आजा 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 आजा, तेरे को दिखाता हूं मैं तारे, पढ़ने ही नहीं देगा। क्या जबरदस्त लॉजिक दे दिया कि चंद्रमा जब 12वें घर में मूव करके आएगा तो बच्चे का चंद्रमा वीक हो जाएगा। तो पढ़ाई का क्या रिलेशन, तो पढ़ाई का रिलेशन इसलिए क्योंकि चंद्रमा को एजुकेशन के हाउस से कोरिलेट करते हैं, और चंद्रमा को नकद धन से, यानी कि आपकी लिक्विडिटी कितनी, इससे कोरिलेट करते हैं। तो उन्होंने फटाक से बोल दिया। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग थोड़े से, भाई मैं तो बोलूंगा और इंटेलिजेंट ही है, कैसे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो हमने फटाफट डीबीए देखा, बंदे का 6, 8 बार आ रहा था, 6, 8 बार आ रहा है, बच्चा नहीं पड़ेगा, हम रुक गए। अब हमने वर्षफल खोला, चंद्रमा पहुंच गया 12वें घर में। तो अब वो कहता है जी पढ़ा दो, इतना तो करा दो पास हो जाए। तो हमें पता लग गया कि इलाज किसका करना है, इलाज करना है चंद्रमा 12 वाले का। तो हमारा कनेक्शन बन गया। अब चंद्रमा 12 का इलाज भी करना है, लेकिन अब वो कहता है जी रिजल्ट तो मई में आने वाला है। अच्छा, रिजल्ट मई में आने वाला है, मई के महीने के अंदर डीवीए का अंतरा का सबलॉर्ड क्या बन रहा है, चंद्रमा बन रहा है या राहु बन रहा है। तो इसका मतलब उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबलॉर्ड का भी इलाज कर दो। तो सबलॉर्ड की कुछ भी पता लगी, क्या बिरेकल हो गया। तो आपने प्रिडिक्टिव और लाल किताब को जब कनेक्ट किया तो ट्रीटमेंट होने लगा। अब यहां ये क्वेश्चन उठेगा, क्या 100% चीजें हो जाएंगी, तो वो डे 1 वाला मेरा चीज आप याद रखना, 100 आउट ऑफ 100 कभी कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता, हर ज्योतिषी के पास, आप लोग भी इसको चेंज करोगे, आपको छोटा सा अगर बुखार हो जाएगा, छोटा सा बुखार समझते हो, 100 वाला, तो 4 आदमियों का फोन आएगा, पंडित जी, आचार्य जी, आपने अपना पत्री नहीं देखा था क्या, बताओ। अरे भैया बुखार हो सकता है भाई, टांग भी टूट सकती है, हम भी इंसान हैं। तो क्या हर प्रोफेसर का बच्चा जो इतना ज्ञान बांट रहा है, उसका बच्चा हमेशा फर्स्ट आएगा, उसी का बच्चा आईआईटी क्रैक करेगा, उसी का बच्चा एमबीबीएस क्रैक करेगा। अरे वो फेल भी हो रहे हैं। पुलिस वाले का बच्चा अनुशासन प्रिय,
तो क्या वो कभी क्राइम नहीं करेगा? करेगा ना क्राइम। सबका भाग्य अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग है, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर के पास भी बहुत सारे बैरियर्स हैं। ये थोड़ा ना कि वो बैठा रोज अपनी पूरी कुंडली खोल खोल के बैठा हुआ है, आज मैं अपना एक ग्रह ठीक कर लेता हूँ, आज मैं अपना ग्रह ठीक कर लेता हूँ। अरे वो भी उस मिठाई के दुकान की तरीके से कि बेचारा अपने दुकान की मिठाई नहीं खा सकता, वो दुनिया को हील कर सकता है। तो इस चीजों से बिल्कुल बाहर आ जाना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दुनिया के माइंड में आएगा चलेगा, आपके माइंड में जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना यार कि क्या आपने अपनी पत्री नहीं देखी थी, बाय चांस किसी को टोंट में भी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे अंधविश्वासों को जो साइंस की नजर में अंधविश्वास है, हम उनको करने चले। हालांकि हम उसको अंधविश्वास नहीं बोल रहे, बट साइंस की नजरों में अंधविश्वास है। और मजे की बात देखो, सबसे बड़ा विश्वास भी अंधविश्वास पे होता है। सबसे बड़ा विश्वास, आपका बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, आप उसको नीचे, मान लो अगर आप ऊपर रहते हो, आप नीचे उतरे, अभी स्टेयर से उतरे थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। अरे पढ़ लिख के जा रहा है भाई, 5 बार कोर्स रिवाइज करके जा रहा है, आपके मन में खटका क्या आ जाएगा, यार बिल्ली रास्ता काट। तो जब इतनी सी बिल्ली का अंधविश्वास तो मार्केट से जाता नहीं है, तो देखो सबसे ज्यादा विश्वास कहां होता है? बाई चांस किसी ने नींबू की बनाई शिकंजी, और आधा नींबू बचा और फेंक दिया, और जहां फेंका वहां कुछ लाल रंग का पाउडर पड़ा था, उसके ऊपर लाल रंग का वो कुछ लग गया, और अब आप चल रहे हो। अब आप चलते चलते आपको दिख गया नींबू जिसमें लाल रंग का कुछ है, आपके मन में क्या है? अरे किसने टोटका कर, तो वो शिकंजी बनाई थी। तो सोचो, जब अंधविश्वास से हम अपने आप को मूव नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसको हमने क्या किया, फॉर्मूला बना लिया कि सबसे बड़ा विश्वास किस पे होता है? अंधविश्वास पे। तो अब अंध को हटा दिया हमने, अंधविश्वास में से अंध को हटा दिया, क्या बच गया? विश्वास। तो ये विश्वास और फेथ जो है ना, ये समझ लो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है एस्ट्रोलॉजी का, कि कैसे वर्क करता है, कैसे देखना है, कैसे उपाय बनाने हैं, कैसे किसी को ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना, ताकि आपको ये पता लग जाए हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। देखो नुकसान मैं बताता हूं कैसे। आजकल आपने, वास्तु की बात करता हूं मैं, वास्तु कुछ अलग नहीं है, जिसको लाल किताब और प्रिडिक्टिव आ गया उसको वास्तु अपने आप ही आ गया, अपने आप ही आ गया। अब देखो वास्तु अलग नहीं है, वास्तु में आप देखो, हाथी, घोड़े, कुबेर, आप देख रहे हो टेपें, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं वास्तु के अंदर। ये सभी प्रोडक्ट के अगर आप वैल्यूज देखोगे ना सारी की सारी, तो कहीं ना कहीं लाल किताब से कनेक्टेड है सारी की सारी। वहां हाथी घोड़े सब के बारे में बताऊंगा आपको कैसे काम करते हैं सारी चीजें। एक और ब्रिलियंट आपको टिप देता हूं, ये टिप इसलिए नहीं है, ये आने वाली है, अब इतनी टिप्स आने वाली है कहने की अपनी। वास्तु में सबसे पहले क्या देखा जाता है? टॉयलेट। सबसे पहले टॉयलेट देखा जाता है, यानी कि टॉयलेट को हम लोग लाल किताब में राहु मानते हैं। अब कोरिलेट करो, यानी कि जहां पर जिसका टॉयलेट है वो राहु हो गया, वहां राहु। अब जब भी कभी वास्तुशास्त्री आता है तो पहले वो टॉयलेट की एनर्जी को ठीक करने की कोशिश करता है। वो गलत नहीं कर रहा, वो क्या करता है कि अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, तो कहेगा इसको टॉयलेट को यहां से हटाओ, नहीं तो हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाला है। भाई नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अच्छा नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम करता है, वेल्थ में प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि कुंडली का, ये हमारी लाल किताब की कुंडली के हिसाब से चौथा घर बनता है। चौथा घर किस चीज का है? सुख का। चौथा घर किसका है? माँ का। चौथा घर हमारी वेल विशिंग का, जितनी भी हम चीजें चाहते हैं। अब वहां राहु आके बैठ जाएगा, यानी कि आपने वहां पर क्या कर दिया, आपकी कुंडली तो बढ़िया थी, लेकिन आपने अपने घर के अंदर राहु को जगह कहां दी? आपके चौथे घर में। तो आपने जानबूझ के राहु को कहां पर ले आए? फोर्थ हाउस में। तो जिस दिन से आप राहु को लेके आए, उस दिन से आप देखना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। चलो ये तो एक मुद्दा हो गया। अब आपने किसी वास्तु वाले को बुलाया, देखो बड़ा ध्यान से देखना। अब वास्तु वाले को बुलाया, अब वास्तु वाला आया और कहता जी टॉयलेट खराब है, टॉयलेट तोड़ो। वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन जिस वर्षफल में, जिस गोचर के अंदर अगर राहु चौथे घर में आ रहा होगा, और उस साल अगर आपने टॉयलेट तुड़वा दिया, तो बहुत बड़े ब्लंडर के लिए वेट करो, आपके घर में ब्लास्ट होने वाला है। ये वास्तुशास्त्री को नहीं पता। यानी कि टॉयलेट छिड़वाओ, लेकिन छिड़वाना कब है? छिड़वाना तब है जब गोचर में या वर्षफल में राहु चौथे घर में ना हो। इतना सी टिप है ये। अब जिनके घर में कभी टॉयलेट के बाद प्रॉब्लम आई है, मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत कम गारंटी देता हूं, आप अपना वर्चुअल और गोचर खोल के देखो, आपके चौथे घर से राहु ट्रेवल कर रहा होगा। तो जब राहु चौथे घर में आ जाए, तो उस समय हमें टॉयलेट को नहीं छिड़वाना। तो कितना बड़ा प्रिकॉशन मिल गया। तो ये लाल किताब का एक ब्यूटी और मिल गया, कि लाल किताब एक प्रिकॉशन का ब्यूटी भी देता है कि किस साल क्या काम करना है और किस साल क्या काम नहीं करना है।
आप समझ गए? यानी कि हमें सतर्क भी कर रहा है, हमें ट्रीटमेंट भी कर रहा है, हमें सिम्टम्स भी दे रहा है। अगर हम वास्तु एक्सपर्ट हैं और किसी के घर में कुछ तोड़ा फोड़ी कराने के लिए जा रहे हैं तो पहले कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मान लो हमारे बीच में काफी सारे लोग वास्तु वाले भी होंगे, मैं भी वास्तु करता हूं, तो अब किसी का अगर टॉयलेट तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ड्रेन पाइप तोड़ने के लिए जा रहे हैं, गटर तोड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई लोकेशन चेंज करने के लिए जा रहे हैं, जो राहु वाली चीजें हैं, तो हमें प्रिंसिपली सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कहीं गोचर में इसके घर में राहु नहीं आ रखा चौथे घर में, और अगर आ रखा है तो ब्लास्ट मारेगा, इतना जबरदस्त ब्लास्ट मारेगा कहने के बनी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।